सिर्फ हम ताकत के साथ प्रशासन से बात करने गए थे। जब हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो मामला कुछ और बन गया। जब लोगों को ये पता चला कि गगन यादव को नज़रबंद कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया है, मैंने यही कहा था कि आप आज मुझे रोक रहे हो, लेकिन आज अगर गगन यादव नहीं पहुँच पाया वहाँ तो गगन यादव के ऊपर ज़िंदगी भर का दाग लगेगा। आप किसी का सम्मान भी मत करते? क्या ये जो बाल काटे गए थे वो सम्मान आपके कर देने से आ जाता? अक्सर प्रशासन की गोली से वो काम नहीं हो पाते जो नेता की बोली से हो जाते हैं, क्योंकि हमने किया है ये गलत है। समय की परिस्थिति कुछ ऐसी है जो अभी ये नहीं समझ पा रही कि क्या गगन यादव सही है या क्या गगन यादव गलत है। गगन भी गलत नहीं है, बस व्यवस्था ऐसी बन गई जिसको देखते हुए आज गगन यादव को आप गुंडा भी समझ सकते हैं। इसे 27 का मुद्दा बनाने का उद्देश्य मत रखो आप। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई अपनों को नहीं समझ पाता। और मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप मत समझिए, लेकिन गगन गद्दार नहीं है कि हमारे समाज और हमारे समाज की महिलाओं पर कोई अभद्रता करेगा, कोई गलत टिप्पणी करेगा तो ये शब्द है हमारे, उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा कि राजनीति फिर दूर है। हमें नहीं बनना कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बनना, सच में नहीं बनना साहब। मान सम्मान स्वाभिमान पहले। इटावा के दादुरपुर गांव में एक घटना घटती है। यादव कथावाचकों के साथ उनकी जाति पूछी जाती है। उसके बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें आरोप ये हैं कि उनकी चोटी काटी गई, उनके नाक रगड़वाए गए और आरोप ये भी हैं कि उनके ऊपर शुद्धिकरण के नाम पे मानव मूत्र छिड़का गया। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटती है और वो घटना ये घटती है कि कुछ लोग जो कि कथित तौर पर अहिर रेजिमेंट नाम के संगठन से जुड़े हुए थे और वो पहुंचते हैं उस गांव पर हमला करने के इरादे से। जो बीच में पुलिस से उनकी टकराव होती है, एक तरीके से पत्थरबाजियां होती हैं और तो और पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। और इन सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है, वो नाम है गगन यादव का। गगन यादव का नाम इसलिए आता है क्योंकि गगन यादव कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर इटावा चलो का नारा दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं वही गगन यादव, उनसे बात करेंगे और इस मुद्दे पे जानेंगे कि आखिर उनकी अपनी राय क्या है। गगन, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि आपने लोगों को भड़काया, इटावा आपने लोगों को बुलाया और हिंसा की जिम्मेदारी आपकी है, ये बड़े ही बेबुनियाद आरोप हैं। अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे, आप जांच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर हम वहां ना जाते तो आरोप तो हमारे ऊपर तब भी लगना था। बहरहाल हम नहीं पहुंच पाए, हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया आगरा में ही, लेकिन उसके बाद भी आरोप लगे कि गगन यादव क्यों नहीं आया। तो वो जो दाग लगते हैं उन्हें तो मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ अगर गगन यादव पहुँच जाता तो क्या होता। मुझे विश्वास है कि ये हमारा पहला कोई ऐसा प्रकरण तो नहीं था। पिछले 7 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो हुई हैं जहां हम पहुंचे हैं। जहां भी हम पहुंचे हैं तो वहां हमने समाजों की लड़ाई को ख़त्म करने का काम किया है। बड़ा ही मैच्योर हमारा काम करने का तरीका रहता है, तो यही काम हम यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन यही बात मैंने प्रशासन को भी कही थी, उच्च अधिकारियों को भी कही थी कि आप मुझे वहाँ जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो आप उस दाग को कभी नहीं मिटा पाएंगे जो मेरे ऊपर लगेगा, जो कि आपको देखने के लिए मिला। अगर हम वहाँ पहुँचते तो मुझे उम्मीद है कि हम युवाओं को समझाते। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम दोनों पक्षों से नहीं मिलेंगे, हम एक पंचायत करेंगे, पंचायत के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से बकेवर थाने में प्रशासन से बात करने जाएंगे। और शब्द मैंने यूज़ किया है शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें प्रशासन हमें व्यवस्था देने का काम करे। तो हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि हम इस घटना को एक अलग रूप देने का काम करें। हम तो खुद ही इस मामले को सुलझाने के लिए जाते। दो समाजों के बीच जो मतभेद हो रहे हैं, मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको ख़त्म करने जाते। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं इस पे आपको एक चीज़ कहता हूँ। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं, आपने एक पोस्ट लिखा, उसमें एक सवाल, आपने एक लाइन लिखी है कि यदुवंश के गौरव के लिए अगर खून बहाना पड़ा तो बहाएंगे। क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये हिंसा भड़काने जैसी बातें हैं? अगर मैंने यदुवंश के गौरव पर आँच ना आए, उसके लिए हमें खून पसीना भी बहाना पड़े, तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने शब्द पर रहूँगा। जैसा कि हम हर जगह कहते हैं कि जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की बात आए वहाँ झुकना नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सामने वाले को झुकाएं। वहाँ हम किसी को झुकाने नहीं गए थे, वहाँ सिर्फ हम ताकत के साथ प्रशासन से बात करने गए थे। जब हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो मामला कुछ और बन गया। जब लोगों को ये पता चला कि गगन यादव को नज़रबंद कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया है प्रशासन द्वारा, तो वहाँ ही मौजूद जो लोग थे, जो युवा थे, और आप युवाओं को ना समझ नहीं पाएंगे। ये जो एज ऐसी है, यहाँ पर जोश ज़्यादा होता है, होश थोड़ा कम होता है। तो ऐसा ही हमें देखने के लिए वहाँ मिला, क्योंकि वहाँ समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई समझदार व्यक्ति वहाँ नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं था जो उन्हें बताए कि सही और गलत क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं था जो उन्हें बताता कि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो उसका ऐसा आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यही एक ड्रॉबैक रहा, वहाँ नहीं पहुँच पाए और ये सबको देखने के लिए मिला। दाग हम पर तब भी लगते जब हम नहीं पहुँचते, और दाग हम पर आज भी लग रहे हैं जब हम दो समाजों की बात कर रहे हैं। इनके बीच अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इनका सल्यूशन निकले, तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि भाई अब तो ये ढीला हो गया है, अब तो ये शांत हो गया, अब तो इसकी अकड़ निकल गई है। यहाँ विषय अकड़ का नहीं है, यहाँ विषय है जिन युवाओं पर मुकदमे लगे हैं उनको पहले सेव करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं कि लोग आपसे कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए। एक सवाल मेरा ये है कि आप ये मानते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त पुलिस के सामने हमला कर रहे थे, वो आपके आह्वान पर ही इटावा पहुँचे थे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, व्यक्तिगत तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, भीड़ थी, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेगा। अगर वो मेरे आह्वान पर आए हैं तो मैं बैकफुट नहीं होऊंगा, फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। फिर चाहे इसको पॉलिटिकली लिंक करके कुछ और दिखाने का काम किया जाए, चाहे गगन यादव को बदनाम करने का काम किया जाए, अगर वो लोग हमारे आह्वान पर आए थे, और आह्वान किसी व्यक्ति का नहीं होता, समाज का इतना बड़ा मुद्दा था, लोगों के जहन में आग लगी हुई थी, वो आए इसलिए। लेकिन हम उस आग को शांत करने वहाँ पहुँचते, हम उन्हें बताने के लिए निकलते कि अगर यही बात आगे बढ़ती चले जाएगी तो प्रदेश और देश में स्थिति खराब हो जाएगी। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो समाज कृष्ण के युग में हुआ करता था। हम उसी समाज की स्थापना आज चाहते थे, लेकिन आज ये मुद्दा कुछ और बन चुका है। हम जो समझाना चाहते थे वो समझा नहीं पाए। अब आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों ना माना जाए कि एक तरीके से आपने लोगों को बुलाया और आपके बुलाने के बाद लोगों ने वहाँ पर जाकर सीधा हमला किया, तो सीधी सी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और इसके लिए अगर आपको माफ़ी मांगनी पड़े, या क्या आपको पुलिस ने इसके लिए अप्रोच किया कि आपने लोगों को बुलाया? अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, हमें जब आगरा में नज़रबंद किया गया था तो प्रशासन 4 घंटे हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी बात एसएसपी सर से भी करवा देंगे, हम आपकी बात डीआईजी सर से भी करवा देंगे, हम आपकी मुलाकात भी करवा देंगे, हम बुलवा भी रहे हैं, लेकिन आप मत जाइए वहाँ पर। तो 4 घंटे तक यही बात हुई। मैंने उनसे यही कहा और मैं वही शब्द बोलूँगा, आप इसको क्रॉस चेक करवाना, आप उन अधिकारियों के पास जाना, अगर मेरे शब्दों में कहीं भी बदलाव मिले तो। मैंने यही कहा था कि आप आज मुझे रोक रहे हो, लेकिन आज अगर गगन यादव नहीं पहुंच पाया वहां, तो गगन यादव के ऊपर ज़िंदगी भर का दाग लगेगा, और मुझे नहीं पता कि उस भीड़ को संभालेगा कौन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आपने एक जिम्मेदार आदमी को वहाँ लेकर जाना चाहिए था ना। जब आपको पता था कि एक व्यक्ति के आह्वान से वो लोग आए हुए हैं, तो वो भीड़ किसको सुनती? नहीं, जब लोग इतने ज़्यादा उद्वेलित थे और जब माहौल इतना ख़राब था, तो क्या ज़रूरी था वहाँ जाना आपके लिए? क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो कथावाचक थे उनको बुलाया, उनका सम्मान किया। तमाम यादव संगठनों ने बुलाकर सम्मान किया। क्या जाकर थाने का घेराव करना, जाकर वहाँ पर एक तरीके से आप प्रदर्शन कहिए उसको, या जिस रूप में वो बदल गया संघर्ष में, हिंसा में, ये करना ज़रूरी था? अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो ज़रूरी तो कुछ भी नहीं था। आप किसी का सम्मान भी मत करते। क्या ये जो बाल काटे गए थे वो सम्मान आपके कर देने से आ जाता? फिर भी मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो ये चाहता है कि दो समाजों में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। मैं अगर वहाँ जाता तो कहीं पर भी मैंने ये मेंशन किया था कि आप उग्र हो जाना, कहीं पर भी मैंने ये कहा था कि मैं दोनों पक्षों के पास मिलने जाऊंगा, या किसी विशेष व्यक्ति से जिसके मैं इंक्लाइन हूँ उससे मिलने जाऊंगा। मैंने साफ कहा था कि एक पंचायत करके, और यहाँ तक कि एक दिन पहले मैंने ये भी कह दिया था कि चलो हम पंचायत भी नहीं करेंगे। जब एलआईयू
आईबी, ये सब एक्टिव हो गए थे। हमने कहा आपको अगर हमारी पंचायत से भी दिक्कत है तो हम पंचायत भी नहीं करेंगे, हम सीधा थाने आएंगे और थाने से ही हम प्रशासन से बात करके लौट जाएंगे। और ये भी मेरा ट्वीट था 25 जून का। तो व्यवस्था तो आपको देनी चाहिए थी, मैं तो सिर्फ प्रशासन से बात करने जा रहा था। अगर मैं, हालांकि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन जितना भी मैं पहुंच पाया आधे रास्ते ही पहुंच पाया, आधे रास्ते पे ही मेरे को नज़रबंद कर लिया गया। अगर मैं नहीं जाता तो आप यकीन मानिएगा साहब, सामाजिक दुनिया ऐसी है कि यहाँ अगर आप 1000 काम भी कर लेंगे तो आपका गुणगान नहीं होगा। अगर एक जगह भी आप नहीं पहुँच पाए तो आपके उन 1000 कामों को भुला दिया जाएगा। बस यही एक प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को आपको मैनेज करना पड़ता है और उस समय उस परिस्थिति में आपको जाना पड़ता है। और जब प्रशासन को पता था, एलआईयू को पता था कि यार गगन के साथ एक ज़िले में नहीं, एक प्रदेश में नहीं, हर जगह लोग जुड़ चुके हैं। अब बहुत लोग गगन के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक मुद्दा यही तो नहीं था ना गगन के पास जो आया था। गगन के पास तो पहले भी पिछले 7 सालों से बहुत मुद्दे आ रहे हैं। तो प्रशासन को समझना चाहिए था कि इस व्यक्ति के जाने से ही कुछ व्यवस्था बन पाएगी। हालांकि हमने प्रशासन को, जो उच्च अधिकारी थे, उन्हें यह भी कहा था कि अक्सर प्रशासन की गोली से वो काम नहीं हो पाते जो नेता की बोली से हो जाते हैं। क्योंकि हमने किया है ये, जो भीड़ होती है वो बड़ी उग्र होती है, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि किस रास्ते आपको जाना है। उनको अगर कोई मैनेज कर सकता है तो उनका लीडर ही कर सकता है, जिनको सुनते वो वहाँ पहुँचे हैं। तो ड्रॉबैक प्रशासन का भी रहा, सिस्टम का भी रहा कि उन्हें समझना चाहिए था कि अगर इसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं तो इसी को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए जहाँ ये जाने की बात कर रहा है। आप मुझे वहाँ खड़ा कर देते, वहाँ से मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आप भविष्य में भी देखना जहाँ भी हम जाते हैं हमारे शब्द कहीं पर भी ये नहीं रहते कि हम किसी विशेष समाज की ही बात करेंगे। हम वहाँ जाने के बाद दंगों को, भड़काऊ चीज़ों को जो और लोगों ने उठाई होती हैं, उनको हम दबाने का काम करते हैं। हम दोनों समाजों के बीच प्यार बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी बात नहीं करते तो कोई भी आप एक ऐसी वीडियो ला के दिखा देना हमारी पूर्व की जिसमें हम लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य में अगर हम ऐसे काम करेंगे आज, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जिस मंजिल तक हमें पहुँचना है। तो हमें खुद पता है कि क्या बोलना है, कितना तोल कर बोलना है और कब क्या करना है। मैं आपके पुराने वीडियो की भी बात करूंगा, लेकिन ज़रा बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये कहा है, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के प्लांटेड लोग और गिरफ्तारी की बात कही है। वो तो बिना नाम लिए आपको कहना है कि आप बीजेपी के प्लांटेड हैं और आपने वहाँ जाकर एक तरीके से माहौल ख़राब किया है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है जिसमें आप शामिल हैं। और मैं इसको मतलब मैं शब्द सा नहीं कह रहा हूँ, मैं उस ट्वीट का एक तरीके से आपको सारांश बता रहा हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए कोई प्रतिशोध नहीं लेता है, वो परिवर्तन करता है। तो आप बीजेपी के प्लांटेड हैं। आदरणीय अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मेरे भाव उनके प्रति आज तक रहे हैं वो हमेशा रहेंगे। अब उनको क्या सूचना मिली है उस आधार पर उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। अगर सूचना उन्हें यह मिली होती कि मान्य जी, वो नौजवान साथी लोगों को समझाने गया था, दो समाजों के बीच कुछ ऐसा हिंसा ना हो जाए जिससे वो लगी जो आग है वो कभी बुझ ना पाए, उसको वो बुझाने गया था, शांत करने गया था, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो आज इस राजनीति के दबाव में कहें या शिकार के तहत कहें, आज कुछ और मीडिया और लोगों के बीच फैल रहा है। मैं उनको नहीं कहूँगा उनके पास क्या सूचना आई है, क्या नहीं आई है। मैं भाजपा को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो प्रदेश को इस वक्त चला रही हैं, प्रेशर रहता है। मैं सब चीज़ें समझता हूँ कि अभी प्रेशर है इन लोगों के ऊपर, अभी प्रेशर है सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी अपनी बातें रखने का। और इन दोनों के बीच एक व्यक्ति फंसा हुआ है, एक मुद्दा फंसा हुआ है, पहले इटावा, और उस इटावा में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, वो है गगन यादव। तो ना तो ये गलत है ना ये गलत है। समय की परिस्थिति कुछ ऐसी है जो अभी ये नहीं समझ पा रही कि क्या गगन यादव सही है या क्या गगन यादव गलत है। गगन भी गलत नहीं है, बस व्यवस्था ऐसी बन गई जिसको देखते हुए आज गगन यादव को आप गुंडा भी समझ सकते हैं। पूर्व में कहा भी है हमें लोगों ने, आप हमारे काम देखिए, क्या कोई गुंडा किसी के बारे में सोचता होगा? क्या कोई गुंडा किसी कमज़ोर को ताकत देने की बात करेगा, बेजुबान को आवाज़ देने की बात करेगा, रोते हुए के आंसू पोंछने की बात करेगा? मुझे लगता है नहीं करेगा। वो तो सिर्फ अपना पेट भरने की बात करता है। यहाँ तो हम अपना पेट काट के
लोगों का पेट भरने की बात करते हैं। हम दिख थोड़े खूंखार ज़रूर सकते हैं कि हाँ भी दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, हम गुंडे हैं। दिल हमारा बड़ा नरम है और हम किसी पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम कहेंगे जांच हो, और जांच होने के बाद जांच में इतनी देरी ना की जाए, और जांच हो भी जाए तो पहला प्रयास आपका, हमारा, राजनीतिक दलों का, प्रशासन का ये रहना चाहिए कि कैसे इन पिलर्स को बैठाकर इस मुद्दे को सबसे पहले प्रायोरिटी पर इसे शांत किया जाए। अभी मसला इसको हल करने का है, इसे शांत करने का है, इसे राजनीति से जोड़कर भटकाने का नहीं है। इसे 27 का मुद्दा बनाने का उद्देश्य मत रखो आप कि ये आप अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं? मैं अखिलेश जी के लिए नहीं कह रहा, मैं अगेन आपको कह देता हूँ, मैं हर राजनीतिक दल के लिए कह रहा हूँ कि बचाव क्यों कर रहा है आदमी अपना। आप अपना बचाव कर रहे हैं गगन यादव को मोहरा बना के, दोनों ही दलों को कहूँगा मैं। चलिए एक सवाल मैं इस पे कर दे रहा हूँ कि किस दल से जुड़े हुए हैं आप, क्योंकि फोटो आपकी अखिलेश यादव के साथ भी है, फोटो आपकी बीजेपी के नेताओं के साथ भी है और चर्चा भी होती है, और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाता है, आप अपने आप को समाजवादी विचारधारा के बताते हैं। किस पार्टी से जुड़े हैं आप? हमारा खुद का संगठन है इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन IRO। किसी भी राजनीतिक दल की हमारे पास सदस्यता नहीं है। सही कहा आपने कि समाजवादी विचारधारा हमें अट्रैक्ट करती है, हमारी जो विचार हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी विशेष दल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देखेंगे अभी ये भी फैल रहा है कि गगन यादव भाजपा का एजेंट है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में है। हमारे कार्यक्रम आप उठा के देखिए कि किस कार्यक्रम में हम कौन से प्रदेश में गए हुए हैं, जिस प्रदेश के वो लीडर हैं। एक ही मंच, एक ही समाज का भाजपा के नेता भी साझा कर रहे हैं और वहां गगन यादव को भी बुलाया जाता है। तो जब गगन को भी बुलाया जा रहा है, वहां भाजपा के भी नेता हैं, अन्य दलों के भी नेता हैं, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो उस स्टेट में, तो वहां लोगों का प्यार है समाज के कि वो गगन को भी इनवाइट करते हैं। तो ऐसे में उनके साथ फोटो हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि गगन यादव किसी विशेष दल से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो हर एक व्यक्ति की किसी ना किसी के साथ फोटो ज़रूर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसको गलत तरीके से दिखाने का काम मत करो। ये आम जनता, जो भोली भाली जनता है, ये मिसगाइड हो जाती है। नहीं, आपने बीजेपी की फोटो की तो बात की, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव के साथ जो आपकी तस्वीर है वो कब की है? मैं सच्चाई बताऊं आपको, जी। एक फ़ोटो, सबसे पहली मुलाकात, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था, लेकिन 22 के चुनाव के बाद उस टाइम मैं मोटर बाइक मिशन कर रहा था, अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन। हर प्रदेश में मैं लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था मोटरसाइकिल के माध्यम से। तो मैं पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली बाइक से गया था। फिर भैया जैसी गाड़ी से जा रहे थे तो भैया ने रोका, ए सुनो आराम से जाना। भैया का यही एक्सेंट रहता है, ए सुनो आराम से जाना, ठीक है, और आओ लखनऊ। तो वो संघर्ष को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोई नौजवान मेहनत कर रहा है और बाइक पे ही चल रहा है, तो इसे बुलाया जाए, इसका सम्मान किया जाए। अगर ये मिलना ही चाहता है, फ़ोटो कराना चाहता है, तो फिर वहाँ पे आए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लखनऊ पहुँचे हम, तो लखनऊ में जैसी भैया का काफ़िला, मतलब प्रोटोकॉल में वो एंटर करते हैं, गेट के ही बाहर बाइक और झंडों के साथ में खड़ा हुआ था। तो नज़र पड़ती है तो हमको बुलवाया गया कि आ जाओ। तो वहाँ भैया ने कि क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा भैया ये मांग चल रही है समाज की कई वर्षों से, हाँ हम उठाते हैं, और सरकार बनाओ तो करेंगे। डिनाई नहीं किया, मतलब बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, और वो फर्स्ट मीटिंग थी जिसको देखकर मैं अट्रैक्ट हुआ। तो उसके, हाँ, उससे पहले एक थी बहुत छोटी सी, उन्हें तो पता भी नहीं होगा। जब नेताजी, श्रद्धेय नेताजी शांत हो गए थे मेदांता हॉस्पिटल में, तो रात को मैं मेदांता गया। उसी के अर्ली मॉर्निंग नेताजी शांत हो जाते हैं। तो उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था तो भैया, वो वीडियो भी है, भैया ऐसे जा रहे थे। तो मैंने कहा भैया मैं प्रार्थना करूंगा, नेताजी की यहाँ की मान्यता थी, मैं वहाँ जाके प्रार्थना करूंगा। तो उनका हाँ हाँ आराम से जाना। तो वो थी पहली मुलाकात। और इतने बड़े लीडर को नहीं पता होता कि ये छोटा सा आदमी कौन घूम रहा है। ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे होते हैं, ऐसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग घूम रहे होते हैं आगे पीछे।
तो हमारे लिए वो एक मेमोरेबल मोमेंट था कि हम जिन्हें पसंद करते हैं उनसे हम आज पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है, हमने देखा है उन्हें। फिर सेकंड मुलाकात मैंने आपको बता दी कैसे हुई थी। फिर बात भी करी, भैया ने कहा कि हमारा 2019 का मैनिफेस्टो लेके आओ, हम दिखाते हैं इन्हें, हमने ये मुद्दा रखा हुआ है। तो भैया ने दिखाया मैनिफेस्टो के साथ फ़ोटो भी कराई। तो उस वक्त वो हुई। अच्छा, मैं इतना फॉन्ड ऑफ नहीं रहता था कि मेरे को सिर्फ नेता या जिन्हें मैं पसंद कर रहा हूँ मैं उनके दरवाजे पे ही जाके अपनी हाजिरी दिखाऊं। मैं अपना काम करने वाला आदमी हूँ, साल में कभी 2 साल में एक हाजिरी लगा दी। मैं काम कर रहा था। फिर आते हैं लोकसभा चुनाव। हमारी भी इच्छा हुई कि हम चुनाव लड़ें, तो काटे हमने चक्कर पार्टी कार्यालय के, 4-5 चक्कर काटे। तो उस वक्त हमने कहा भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आपका आदेश रहे। भैया ने कहा ये सुनो, तुम अभी संगठन को मजबूत करो, मेहनत करो। हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार क्या पता 2-4 बार और मुलाकात हो जाए तो भैया कहें कि नहीं मेहनत तो कर रहे हो, विचार बना लें, युवाओं में किसी को दे दें। तो ये हमारी नहीं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनकी एक इच्छा थी, उनके भाव थे कि गगन भाई यार थोड़ा सा एफर्ट तो डालो यार, इतना काम किया है, 5 साल में चुनाव आता है, फिर लोकसभा चुनाव अभी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्या पता कुछ बात बन जाए। आपने बहुत मेहनत करी है, हमने आपको देखा है और हम चाहते हैं आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। नहीं तो पॉलिटिकल तो मैं था ही नहीं पहले, मैं पहले नॉन पॉलिटिकल आदमी था। लेकिन कहते हैं ना कि सामाजिक कार्यों का अंत ही राजनीति है, तो वहाँ पहुँचना इच्छा नहीं मजबूरी थी। अगर नहीं पहुँचेंगे तो शायद ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, ये काली दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाएगी, चप्पलें भी घिस जाएंगी, कुर्ते भी फट जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया उसकी कोई अहमियत नहीं रह पाएगी। तो सदन में जब आप बोलते हैं तो उसको सुना जाता है, समझा जाता है, उस पर विचार किया जाता है और आपकी बात को तवज्जो दिया जाता है। तो यही एक बात थी, एक भाव थे कि हाँ भाई हम भी वहाँ पहुँचेंगे, जिसके लिए हम जिन्हें पसंद करते हैं उनसे हम अप्रोच करेंगे, जो कि हमने किया भी। लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव में हमने प्रचार प्रसार किया और खूब मेहनत करी। मतलब मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि मालिक ने इतने लोग हमें जोड़ के दिए कि जिस जगह जा रहे हैं, जितना काफ़िला एक लोकसभा प्रत्याशी का रहता था अपने ही लोकसभा क्षेत्र में, उतना या कहें उससे थोड़ा ज़्यादा, कम भी नहीं कहेंगे, गगन यादव के साथ लोग चलना पसंद करते थे कि हम गगन भाई के साथ चल के प्रचार प्रसार करेंगे। अब वो चाहे उनके कैसे भी भाव हो, आजकल तो हमें बड़ा डर लगने लगा है। सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ फ़ोटो के लिए घूम रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो फ़ोटो करा के चले जाएंगे, उसके बाद पहले कुछ और लिखेंगे उसी फ़ोटो पे, बाद में कुछ और विचार लिख देंगे। वो समझ नहीं पाते कि ये व्यक्ति है कैसा, इसके विचार कैसे हैं। और टाइमली लोग अपने विचार भी चेंज कर देते हैं। ऐसे ही शायद यहाँ पर भी हुआ होगा, हम पसंद नहीं आए होंगे, मुद्दा बढ़ गया होगा, तो गगन यादव पसंद नहीं आया होगा। लेकिन गगन यादव गलत नहीं है, मैं अब भी कहूँगा। 19 के बाद आपने फिर से टिकट मांगा, 19 के बाद दोबारा? 24 की बात कर रहा हूँ, अभी 24 की बात कर रहा हूँ मैं। 19 में तो गिनती नहीं थी कहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर से ही कनेक्शन नहीं था। 5 साल काम करने के बाद 24 में, 19 से 24 में, इनफैक्ट हम 18 से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा लोग जो जानने लगे थे हमें, वो तो मजदूरी हो गई थी हमारी तब, ठीक है। तो उसके बाद लोग थोड़ा जानने लगे थे, लेकिन 19 से हमने कैलकुलेट किया, तो उसके बाद हमें लगा कि हाँ 5 साल हम मेहनत करेंगे, उसके बाद हम 24 में अपनी बात रखेंगे, जो कि हमने किया। हमने उससे पहले कोई भी जिक्र नहीं किया कि हमें कुछ, हम किसी चीज़ के भूखे भी हैं, ये हमने नहीं बताया। मेहनत करते रहे। फिर भैया का आदेश रहा कि नहीं तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, मजबूत करो पार्टी को, संगठन को। तो हम लोग लग गए अपने काम में। बहुत सारी बाइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां गगन यादव को मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, ये तो यादवों को ही टिकट देते हैं, सारे यादवों को ही टिकट दिए हैं, इन्होंने परिवार के लोगों को दिए हैं टिकट। आई वॉज द गाय हु काउंटर देम एंड आई सेड कि ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं आप अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं? अगेन अब तो मेरे विचार ऐसे हो गए हैं कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फिर से नॉन पॉलिटिकल हो जाऊँ। बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई अपना अपनों को नहीं समझ पाता, और मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं,
आप मत समझिए, लेकिन गगन गद्दार नहीं है। आरोप तो आप पे ये भी हैं कि आपने मैनपुरी में गए हाल फिलहाल में, लगभग 1-2 महीने पहले की बात है कि आपने मुलायम सिंह यादव के नारे नहीं लगवाए, अपने नारे लगवाए और खूब वीडियो वायरल हुए। आरोप तो आप पर ये भी हैं कि आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस तरीके की बातचीत भी तो आप करते रहे हैं और एक और वीडियो है, मैं उस पे भी आपसे जवाब लूँगा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि श्री राम में से राम अलग करना है। हाँ, तो पहले आप ये मैं बताइए। वन बाय वन जी। बताता हूँ आपको। ये जो मेनपुरी वाली घटना थी, ये 25 ऑफ मई की थी। अहीर आला उदल जी की जयंती का था, जिसमें युवाओं ने हमसे कहा था 3 महीने पहले ही कि गगन भैया आपको आना ही है, आपको हमारी कसम, ये कसम, वो धर्म। ठीक है, हमने विश्वास दिलाया कि चलो ठीक है आ जाएंगे। बहरहाल मैंने ये कहा था कि यार मेरी नई नई शादी हुई है, मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाहते, आप 25 मई को मेनपुरी आएंगे तो आएंगे। मैंने टाइम निकाला, मैं वहाँ पहुँचा। भीड़ ने जब हमें देखा तो भीड़ हमारे पास आ गई, जो कि सब लोग जानते हैं, वहाँ की लोकल बॉडी सब जानते हैं कि हाँ गगन यादव को देखते ही सब युवा गगन के साथ हो गए। वहीं पर लोकल जो लीडर हैं, जिले स्तर के जो थे, वो लोग आगे गले में माला डाले घूम रहे थे। भीड़ हट गई उनके पास से। तो वो लोग जब मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे सभी युवा, मैं उनसे कह भी रहा था, बल्कि मैं बाहर भी उतरा, लेकिन बाहर जितने भी हमारे साथ हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, कोई हाथ मोड़ा जा रहा था, कोई कुछ कि नहीं गगन भैया से मिलवाओ, हमें मिलवाओ। ठीक है, तो वहाँ एक ऐसा सिनेरियो बना कि हमें गाड़ी में बैठा दिया गया कि आप बैठ जाओ, आप स्काई रूफ से बाहर निकल के सबसे फिर इंटरेक्ट कर लो आप। तो इसी बीच वहाँ से लोग आए, वही लोग जो वहीं की लोकल राजनीति करते हैं, जिनके अंदर इतनी कम समझ है कि आपकी इस नादानी से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आपने इस बात की परवाह नहीं करी कि पार्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो फिक्र उन लोगों ने नहीं करी, और मैंने तब भी ये फिक्र करी और आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं गद्दार हूं नहीं, मैं अगेन कहूंगा। अगर किसी ने मेरे को प्यार से पानी भी पिलाया है तो मेरे गुड बुक में वो आदमी लिख गया है। बदले की भावना कुछ है ही नहीं, लंबा चलना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। वहाँ क्या हुआ, वो लोग आए, आके कहने लगे, तू तड़ाक करने लगे पहले तो कि तुम गुंडागर्दी कर, सॉरी गगन तू गुंडागर्दी कर रहा है और व्यवस्था खराब कर रहा है, अपने नाम के नारे लगवा रहा है। ये सब लोग थे। मैंने कहा गगन यादव ने आज तक अपने नाम के नारे ही नहीं लगवाए। ये तो बड़ी तुच्छ राजनीति हो जाएगी ना, फिर मैं इतने सालों से सड़कों पे कर क्या रहा था। अगर मुझे आज भी अपने नाम के नारे लगवाने की जरूरत पड़ रही है तो मैंने आज तक किया कि अपना घर बार छोड़ के, मैं तो अकेला लड़का हूं अपने माँ बाप का। मैं घर में बैठता, मेरे को बड़े लाड प्यार से पाला जाता। मैं क्यों आपके बीच में आया था जान हथेली पे रख के। आज हमें धमकी देने से पहले आदमी सोचते हैं 4 बार। पहले तो चलता फिरता आदमी भी कुछ कह देता था, नहीं थे हमारे पास इतने लोग। हमने उस समय पर भी संघर्ष करा और उन चुनौतियों से हमने सामना किया उनका। वहाँ हमने जब उन्हें काउंटर किया तो उसी बीच वो लोग बदतमीजी करते हुए ज़्यादा आक्रोश में हो गए। तो मैं हाथ हिलाते हुए ये कह रहा था कि गगन यादव ने आज तक अपने नाम के नारे नहीं लगवाए। उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया जिसकी वीडियो क्लिप आज तक नहीं मिल पाई है। जब सैकड़ों फ़ोन ऑन थे आसपास तो कहीं ना कहीं तो क्लिप मिलनी चाहिए थी ना आपको कि गगन यादव ने श्रद्धेय नेताजी के नारे लगाने से लोगों को रोका। अच्छा, कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो उनके गढ़ में जाके, हालांकि वो तो हमारे ऐसा समझो आराध्य है, वो बहुत कुछ कर गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनके जितना। जिस समय वो उठे हैं, संघर्ष करा है, जहां तक पहुंचे हैं, वो कमेंडेबल है। हम तुलना करने योग्य ही नहीं है। लेकिन जब कंपेयर किया गया, वहां भीड़ को तो वो काबू नहीं कर पाए, क्योंकि उसी भीड़ में उनके साथ जो भी भीड़ हमसे मिल रही थी उन्होंने उनका विरोध किया कि आप गगन यादव से तमीज में बात करो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे जिले के हैं। तो उसके बाद उन्होंने हथियार बनाया सोशल मीडिया और मीडिया पर बाइट देना। वहाँ उन्होंने ये कहना शुरू किया गगन यादव श्रद्धेय नेताजी का विरोधी है, और ये चीज़ फैलती चले गई, आग की तरह फैलती चले गई। किसी ने गगन को बुलाकर भी नहीं पूछा। 1 महीना बीत गया,
किसी ने गगन को बुलाकर नहीं पूछा कि गगन इसमें सत्यता क्या है। किसी ने गगन से ये नहीं पूछा कि सच में तुमने ऐसा कहा। Nobody is interested। आपको पूछना चाहिए था ना। दर्द तो मेरे को भी हुआ, तकलीफ तो मेरे को भी हुई कि जिनका नाम लेकर मैं चल रहा हूं कि इस विचारधारा को मैं आगे युवाओं के जहन में घोलने का काम करूंगा, इसे बुझने नहीं दूंगा, इसे मिटने नहीं दूंगा। आपने तो एक ही पल में मुझे मिटा दिया, सिर्फ ये कहकर कि सपा से इसका कोई संबंध। अच्छा, नहीं है मेरा संबंध कोई। मैं खुद कह, मेरे से पूछ लेते आप कि गगन का संबंध है या नहीं है। हम खुद कहते कि नहीं, हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी की सदस्यता हमारे पास नहीं है। और बहुत सारी जगह हमने ये बात बोली भी है, कई पोस्ट में हमने मेंशन किया है कि हम किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं ऑफिशियली। जो रही बात ये तो चलिए, आपने मैनपुरी पे बात की। मैं कट्टू शॉर्ट करता हूँ जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका, और इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं एक, मैं मैनपुरी वाली बात पर एक और बोलना चाहूंगा, जो राम वाली बात थी उसे बताना मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये क्या मुद्दा है कि जय श्री राम से मैं राम हटा दूंगा। आपको जो असली वीडियो है जो हमारे मीडिया चैनल पर अपलोड थी, मैं अभी दिखाऊंगा आपको पूरी वीडियो। जिस वीडियो में मैनपुरी के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस वक्त अखिलेश भैया की और डिंपल भाभी की रथ यात्रा निकल रही थी, रोड शो हो रहा था, उस वक्त अपशब्द बोले गए थे किसी विशेष समाज के द्वारा, जिसमें हमारे समाज को गाली दी गई। मैं सुनवाऊंगा आपको वीडियो, और आप दिखाओ लोगों को कि सत्यता क्या है। वहां यह कहा गया, मैं बता भी नहीं सकता हूं क्या गाली दी गई है, जिसमें गाली सुनवाऊंगा मैं। आदरणीय डिंपल भाभी जी को भी दी गई है, गाली समाज को भी दी गई है, और बराबर नारे लग रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम। उसका पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तब हमने कहा था ये गाली देने वाले, हमारे समाज का अपमान करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले लोग ये हैं जो इस वीडियो में गाली दे रहे हैं। वो वीडियो फिर मैंने वहां लोगों को दिखाई, जिसको क्रॉप करके दिखाने का काम किया गया, और गगन यादव को साबित कर दिया आपने गुंडा, कि गगन यादव तो ऐसी विचार का व्यक्ति है। क्या गलत कहा? हमने साफ कहा कि हमारे समाज और हमारे समाज की महिलाओं पर कोई अभद्रता करेगा, कोई गलत टिप्पणी करेगा, तो ये शब्द है हमारे। उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा कि राजनीति फिर दूर है, हमें नहीं बनना कोई विधायक, मंत्री, सांसद, नहीं बनना, सच में नहीं बनना साहब। मान सम्मान स्वाभिमान पहले। और यही एग्जैक्ट शब्द पूरी वीडियो में आपको हम दिखवाएंगे अभी, लेकिन उसे क्रॉप करके कुछ और दिखाया गया कि गगन यादव श्री राम विरोधी है। अच्छा, श्री राम विरोधी होता तो उसी घटना के दूसरे दिन हम अयोध्या चले गए, बढ़िया श्री राम के आशीर्वाद से रामलला के दर्शन भी करके आए। तमाम लोग हमारे विरोधी बने जो ये कहते थे कि श्री राम का विरोधी है ये, हिंदू धर्म से आने वाले लोग, इसे कहीं छोड़ना मत, सनातनियों इसे कहीं छोड़ना मत, ये जहां दिखे इसे वहीं मार देना। हमने उस परिस्थिति का भी सामना किया था उस समय, जिस समय प्रचार चल रहा था पार्टी का। हम तब भी सड़कों पर थे, हम तब भी अपने घरों पर नहीं बैठे थे, और डेट से भी हर तारीख के साथ हम आपको अपनी वो पोस्ट दिखा देंगे कि कब हम कहां थे और क्या कर रहे थे। लेकिन वही है ना, हमारा मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि अपनी बात को पूरे देश को पल भर में बता दे। वो हमारा ड्रॉबैक रहा, लोगों ने वो सुना, वो देखा जो उन्हें दिखाया गया, वो नहीं जो गगन यादव था। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सोशल मीडिया पर आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडेड हैं, और ये आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि आप जहां जाते हैं आपको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती है पुलिस से। इस सरकार में जब लोगों से सिक्योरिटी छीन ली जा रही है, उस वक्त गगन यादव को सिक्योरिटी दी जा रही है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत तमाम लोग, फ़ोटो की बात आपने कही थी, सीधा सीधा आरोप यह है कि जिस तरीके से आप रह रहे हैं, जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चूँकि राजनीति बिना पैसों के संभव नहीं, आप भी समझते हैं, तो साफ साफ ये आरोप आप पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंडेड है। मैं उस दिन सब कुछ छोड़ दूंगा, राजनीति भी त्याग दूंगा, जिस दिन इस दाग को कोई साबित कर दे
कि 1 रुपया भी मेरे पास, अब भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए साहब, किसी भी दल से मेरे पास 1 रुपया भी अगर आया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे पता है मैंने अपना क्या क्या बेचा है, मुझे पता है कौन सी प्रॉपर्टी बेची है, मुझे पता है चलने के लिए क्या क्या किया है, मुझे पता है गाड़ियों के एक्सीडेंट जब होते थे तो गाड़ी बनवाने के लिए, सही करवाने के लिए कैसे कैसे, भाई कुछ पैसे भेजिए यार, गाड़ी सही करवानी है, चल नहीं पाऊंगा, नहीं तो रथ ही अपना डैमेज हो गया। ये तो छोटी सी समस्या बता रहा हूँ, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई होंगी, सब उधार पे चल रहा है साहब। पूछो आप हमसे कि कितने करोड़ के कर्जे में है तू गगन, बता ही दीजिए। दिखा दूंगा ना, बताने पे विश्वास नहीं होता लोगों को। आज नहीं होगा लोगों को विश्वास बताने से, हम दिखाएंगे। आप हमारा अकाउंट देखना, अकाउंट दिखाएंगे आपको, हम अपना दिखाएंगे कि अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं, कहां से कितना पैसा आता है, वो है ना सत्यता, तब पता चलेगा ना। इन्वेस्टिगेट करो, जांच बैठाओ मेरे ऊपर, जांच बैठाओ ना, लेकिन दाग मत लगाओ। बड़ी तकलीफ होती है जब सब कुछ दाव पर लगाने के बाद भी आपके ऊपर दाग लगे, तब होती है तकलीफ। आज गगन यादव को कुछ लोग समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं वो गगन के साथ खड़े हैं। जो नहीं समझ पा रहे वो वही हैं जो सिर्फ गगन यादव को उस वीडियो में देख रहे हैं कि बड़ा काफिला इसके साथ है, पैसे वाला आदमी है। अरे ठीक है, क्या सिर्फ पैसे वाली राजनीति करते हैं आपके हिसाब से? आजकल तो लफंडर लफंडर डिफेंडर में घूम रहे हैं, तो क्या वो बड़े नेता हो गए? हम तो वो थे जो मोटरसाइकिलों पे भी घूमे थे, तब नहीं दिखा आपको कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं? तब नहीं दिखा आपको कि गगन यादव एक वक्त का खाना खा रहा है बस कि कुछ पैसे बच जाएंगे? तब नहीं दिखा आपको कि हर जिले में जब ये जा रहा है तो इसके पास इतना नेटवर्क भी नहीं था कि लोग इसे व्यवस्था दे दे रुकने की भी, इसे कोई पानी की भी पूछ ले? तब भी गगन चल रहा था। कैसे चल रहा था वो गगन को पता है और गगन से जुड़े लोगों को पता है। आरोप लगाना बहुत आसान बात है साहब। तभी मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम बढ़ेंगे, हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमें बस समझने वाला व्यक्ति चाहिए। हम जब अपनी जान हथेली पर लेकर घूम सकते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, तो क्या हम आपको जान नहीं दे सकते? आप मांगिए तो सही। डर किस बात का? डरे होते तो घर में होते ना, घर से बाहर क्यों होते? डरे हुए तो मैसेज चेक करो, घर में बीवी भी कह रही है, माँ भी कह रही है, बाप भी कह रहा है, बहन भी कह रही है कि भाई घर आ जा वापस। और आज से नहीं, कब से कह रहे मत कर ये सब चीजें, हम नहीं चाहते तू ये सब काम करे। तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो बता, व्यवस्था करके तेरा कुछ काम खुलवा देते हैं। लेकिन तू क्यों इतना पागल हो रहा है? कोई अपना नहीं है आज की तारीख में। तू मजदूर बन जाएगा, कोई तेरे को नहीं पूछेगा बाद में। वर्ड्स आज क्लियर हो रहे हैं हमें, ऐसा ही है, कोई नहीं पूछेगा आपको। यहां आपकी मेहनत की, आपके संघर्ष की कद्र नहीं है साहब, आपके समय की है। आज समय विपरीत दिशा में गया तो कौन गगन? आज समय अच्छा लग रहा होता तो गगन तो हमारा ही है। तो ये गगन यादव जिन्होंने एक तरीके से अपनी बात रखी, खासकर चाहे वो तमाम पुराने वीडियो वायरल हो रहे हों या फिर इटावा का मुद्दा हो, इनका ये कहना है कि अगर प्रशासन इन्हें इटावा जाने देता तो इस तरीके की स्थिति नहीं होती। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कार्रवाई क्या करता है, जिस तरीके से ये पूरी हिंसा फैली है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।